नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। जिंदगी का एक संघर्ष और एक सबक मुकाम और मंजिल का पता बदल कर रख देता है। कानपुर के बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी वैष्णवी मिश्रा की बातें साफ तौर पर बता देती हैं कि जिस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस वालों की भूमिका संदिग्ध है, उससे कहीं न कहीं इस बात को बल मिलता है कि सीओ की शहादत सोची समझी साजिश का नतीजा हो सकती है। यानी विकास के हथियारों से निकली बुलेट से उड़े खून के छींटों से सनी खाकी खुद सवालों के घेरे में है। ऐसे में एक बेटी इंसाफ के लिए खुद उस ओहदे तक पहुंचना चाहती है और गुनाह की जड़ को खत्म करना चाहती है। तो क्या अपनों की ही किसी साजिश का शिकार हो गए 8 पुलिस वाले? अपने ही जयचंद के चलते क्या कीमत चुकानी पड़ी है खाकी को? क्या विकास के रसूख से फायदा उठाने वाले भी थे इलाके के थानेदार? सीओ की शिकायतों के बावजूद एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी ने क्यों नहीं दिखाई गंभीरता? सीओ को साइडलाइन कर क्या थानेदार करते रहे मनमानी? अनंत देव तिवारी के रहते क्या कानपुर की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमराई रही? और क्या सीओ की शहादत का खाका खुद खींच रही थी खाकी? ये सवाल बेहद मौजू हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब एसटीएफ भी तलाश रही है और सीओ समेत 8 पुलिस वालों के परिवार भी। लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में है वो बेटी, जिसके पिता को किसी के नापाक मंसूबों का शिकार होना पड़ा है और वो इसे सिर्फ शहादत मानकर फक्र की खोल में सब कुछ दफन नहीं कर देना चाहती है। वो मानती है कि ये कत्ल है और इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। इसमें अच्छे से सीबीआई जांच, मजिस्ट्रेट जांच पूरे अच्छे से होनी चाहिए और ये सब साजिश थी, उनका मर्डर हुआ है जो। बेटी का ये इल्जाम बेहद संगीन है और समूचे सिस्टम पर सवाल भी, क्योंकि जिन हालात में सीओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हुए वो एक सोची समझी हिमाकत का हश्र था। इसमें सभी खाकी वालों के लिबास खून से नहीं सने, कुछ बच भी गए और अब सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी इसे समझ रही है। इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के लक्ष्य बदल दिए हैं। मेरा ड्रीम था पहले MBBS मतलब नीट की प्रिपरेशन करे थे, बट इन सब चीज़ों के बाद अब हमने थोड़ा मतलब अब हम इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और जहाँ से मेरे डैडी ने अंत किया है, उनका अंत हुआ है, वहीं से अब हम शुरू करेंगे और ऐसे जो लोग हैं इनको सामने लाएंगे और इनकी सही जगह में पहुँचाएंगे। सिर्फ बेटी ही क्यों, पूरे परिवार को यकीन हो चला था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ कुछ बुरा गुजरने वाला है, जिसके संकेत शहीद सीओ ने 3 महीने पहले से देने शुरू कर दिए थे। सीओ के रिश्तेदारों के मुताबिक परिवार के पास कई ऐसे सबूत हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि सीओ और 7 पुलिस कर्मियों के साथ जो वारदात हुई उसमें खाकी खुद कैसे दागदार है। हालांकि परिवार और रिश्तेदार अभी पुलिस के जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि वक्त आने पर सारे सबूत मीडिया और सभी के सामने रखे जाएंगे। हाँ, उसमें एक सिंपल है, उनका डिस्कशन, उनकी बातचीत अपने उच्च अधिकारियों से और सिचुएशन के बारे में उन्होंने आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि कभी भी कुछ भी गंभीर घटित हो सकता है और इस आदमी को या तो हटाया जाए या इनको अपना रवैया बदलने के लिए कहा जाए। लेकिन कोई कार्यवाही हुई नहीं इस प्रकार की। कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप लोगों के पास है? सब कुछ है, वक्त आने पे आपको दे देंगे। तो उसमें किस तरह की बात है, कुछ आप बता सकते हैं? इंटर डिपार्टमेंट बातें हैं
उनको मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूँगा। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम भी पुलिस विभाग के साथ हैं। वो क्लिप मतलब कितने समय पहले की क्या है? हाँ, 3 महीने पहले की हैं। मतलब जो ये बताती हैं कि 3 महीने पहले सारी सिचुएशन का अंदाज़ा शहीद देवेंद्र मिश्रा जी को खुद था और उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को बताया था। इसके बाद भी उस आदमी को जो कि मुखबिरी कर रहा था, वो एसओ जो चौबेपुर थाना के प्रभारी थे, वो अंत तक असहयोग करते रहे। यहाँ तक कि रेड में भी वो गए तो पीछे से ही लौट आए, पीछे से ही वापस मुड़ गए तबीयत खराब का बहाना करके। तो ये पूर्णतः से साजिश है और उनको फांस के मारा गया है। क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी, वो क्रिमिनल्स का साथ देते थे और ये क्रिमिनल्स का साथ नहीं देते थे। ये चाहते थे पुलिस का काम करें अपना, इसी चीज़ को लेकर मनमुटाव? इसलिए वो मनमुटाव नहीं था, वो कहने पे नहीं चल रहे थे उनके। इस बात को उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों के संपर्क में कई बार लाया। साजिश का शक गहराने के पीछे कई वजह सामने आ रही है। इसमें तत्कालीन एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी को लिखी गई चिट्ठी, जिसमें एसओ चौबेपुर पर गंभीर आरोप सीओ ने लगाए हैं। इसके साथ ही बातचीत का एक ऑडियो, जिसमें सीओ बिल्हौर एक थानेदार की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आईजी मोहित अग्रवाल ने इशारा किया है कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच करेगी और भूमिका तय की जाएगी। देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से इस पत्र की जानकारी मिली है कि इस तरह की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने सीओ एसएचओ चौबेपुर के विरुद्ध दी थी। इस फाइल को हम लोग एसएसपी कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप इसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। तो पूरा प्रकरण हम लोग पहले समझ लें, उसके बाद इसमें कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब सरकार भी साफ कर लेना चाहती है। हालांकि इस समय अनंत देव तिवारी डीआईजी एसटीएफ हैं, लेकिन सरकार के आदेश पर उनकी भूमिका की जांच भी शुरू करने के आदेश दिए जा चुके हैं और ये जांच कानपुर एडीजी करेंगे। कानपुर से प्रभात अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वैष्णवी अपने पिता के लिए इंसाफ चाहती है, लेकिन सिस्टम से लड़कर नहीं बल्कि सिस्टम से जुड़कर, ताकि सिर्फ विकास जैसे कुख्यात अपराधी ही नहीं बल्कि विनय कुमार तिवारी जैसे भ्रष्ट पुलिस वालों से भी खाकी को निजात मिल सके। और सही मायनों में यही संविधान भी कहता है। वरना एक सिस्टम में रहते हुए अफसर को अपने मातहत की तमाम शिकायतों के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा कहाँ हो सकता है, वो भी तब जब उसके भ्रष्ट होने, गैर कानूनी धंधे में शामिल होने के आरोप लग रहे हों। चौबेपुर उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी और फजीहत कराने वाला वो थाना क्राइम का ऐसा हॉटस्पॉट बन गया है जिसमें दर्ज है विकरू के विकास के गुनाह। क्योंकि विकास का गांव इसी थाने में रहा और इस थाने के थानेदारों की मेहरबानी विकास पर। इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। हालांकि विकास की कहानी तो 4 दशक पहले शुरू हुई, लेकिन थाने का रवैया 40 सालों से थाने की कहानी न बदलने का नतीजा है कि अपने जवानों की शहादत से गुजरने का इतिहास कानपुर पुलिस के नाम दर्ज हो गया। विकास की दबंगई और गुनाहों की अनगिनत धाराएं यहाँ की फाइलों में दर्ज हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन फाइलों पर चढ़ी धूल की परत कभी हट नहीं पाई और संगीन गुनाहों का रिकॉर्ड विकास तोड़ता चला गया। विकरू कांड से पहले थाने से मिलती रही मदद ने विकास के खौफ के साम्राज्य को किस तरह का विस्तार दिया है, यह आपको बता चुके हैं। लेकिन आज बात चौबेपुर थाने के इतिहास से ज्यादा घिनौने आज की है, जिस पर दर्ज है उसी के थानेदार का नाम, जिस पर कई संगीन इल्जाम लग रहे हैं, और ये नाम है विनय कुमार तिवारी का। विनय कुमार तिवारी की भूमिका सिर्फ संदिग्ध नहीं है, बल्कि उसकी करतूतों का पुलिंदा भी है।
और ये पुलिंदा किसी और ने नहीं, खुद बिल्हौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तैयार किया था। चंद महीनों पहले लिखी चिट्ठी में सीओ बिल्हौर ने साफ साफ इशारा दिया था कि अगर चौबेपुर एसओ पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये किसी बड़ी घटना की वजह बन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विकास पर एसओ की दरियादिली का जिक्र भी सीओ ने अपनी चिट्ठी में किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस अपराधी की शिकायत करने से जनता घबराती है, उस अपराधी के खिलाफ एसओ ने धाराएं हल्की कर दी। सीओ ने चिट्ठी में कुछ यूं लिखा कि कृपया सादर अवगत कराना है कि दिनांक 13/3/2020 को थाना चौबेपुर में अंतर जनपदीय दबंग अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के वसा अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 65/20 धारा 386/147/148/323/504 भारतीय दंड विधि का अपराध पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्ध जनपद और अन्य जनपदों में 150 मुकदमे संगीन धारा हत्या लूट के अभियोग के पंजीकृत होने व उसके द्वारा थाना शिवली के कार्यालय में हत्या कर देने, ऐसे अपराधी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष चौबेपुर को निर्देशित किया गया था, क्योंकि ऐसे दबंग अपराधी के विरुद्ध सामान्य जनता में शिकायत करने का साहस नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा उपरोक्त घटना के संबंध में आपको बताया गया था। हालांकि सीओ देवेंद्र मिश्रा की तरफ से तत्कालीन एसएसपी को लिखी गई इस चिट्ठी की कहानी उलझ गई है, क्योंकि कानपुर के नए एसएसपी ने दावा किया है कि ऐसी कोई चिट्ठी उनके रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी वो मामले की जांच कराकर चिट्ठी की इस सच्चाई की तह तक जाएंगे। सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्कालीन सीओ बिल्हौर श्री देवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा एक चिट्ठी एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ तो लिखा गया है। इस संबंध में एक चिट्ठी वायरल हो रहा है। उस चिट्ठी में ये तथ्य दिया गया है कि 386 धारा विकास दुबे के खिलाफ जो लगा है वो हटाया गया है और उसको फेवर किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच किया गया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीओ बिल्हौर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी चिट्ठी बताती है कि चौबेपुर थाना के एसओ क्या खेल खेल रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सीओ देवेंद्र मिश्रा के लिए कई और थाने के पुलिस वाले मुसीबत बने हुए थे। इसे लेकर उन्होंने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को जानकारी भी दी थी। हेलो जैन सर खाली हैं क्या सर? क्या जब टाइम हो तो साहब मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा बताना। बोलो सर। एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर, जो है तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर एसओ का कौन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए क्षेत्र में था सर। वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई, 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो एसओ ने कहा कि मुझे दे दो, ककवन ने कहा मुझे दे दो 7 का 7। इसने कहा नहीं बहुत बड़ा अच्छा गुड वर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। जैन सर। जी सर। हाँ ये भी है ना बिल्हौर। जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 के छोड़ दिया। सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। अभी बात नहीं, सीओ साहब के संज्ञान में थी। हमको तो बताया थे तुम कि कहीं 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर।
मूर्ख कहीं कि मैं कौन होता मुलजिम भाई, मुझसे क्या मतलब भाई, सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है, सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 700 दे दीजिए, इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा, और उसको जाकर के तो एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सब छोड़ दिया सर, 5 मुलजिम। और अब मैं यशो ककवन बता देंगे पूरी बात। इस बातचीत का एक ऑडियो भी अब वायरल हुआ है। ये सारे सबूत इशारा करते हैं कि किस तरह खाकी ही खाकी की दुश्मन बनी हुई थी। और जब ये बात सामने आ रही है कि विकास को पुलिस के एक्शन प्लान और हर मूवमेंट की जानकारी थी, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि भेदी कोई अपना ही था। वैसे भी चौबेपुर एसओ के लिए ये भी कहा गया कि वो ऑपरेशन में गांव में पहुंचकर वापस आ गए थे। अब पुलिस वालों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि इस घटना में उस भेदी का खुलासा हो सके जिसके चलते 8 पुलिस वालों की शहादत देनी पड़ी। कानपुर के बिकरू कांड से अगर विकास दुबे का आतंक चर्चा में है तो खाकी की वफादारी भी सवालों के घेरे में है। एसओ चौबेपुर की भूमिका को लेकर डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने लिखित शिकायत की, रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन कानपुर के अफसरों ने उस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और जो लिखित रिपोर्ट भेजी उनको कूड़े में फेंक दिया। यही नतीजा था कि चौबेपुर थानेदार विनय तिवारी बेलगाम होता गया और खाकी की वर्दी पहनने के बावजूद विकास दुबे के लिए काम करता रहा। विकास दुबे पर जिस एफआईआर के तहत मदद करने की बात की जा रही थी कि रंगदारी वसूलने की धारा हटाई जा रही है, उस पूरे मामले में अफसरों ने आंखें मूंद ली और इतना ही नहीं, उस मामले में की गई शिकायत को भी नजरअंदाज कर दिया और नतीजा देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के तौर पर सामने आई। अब सवाल थानेदार की भूमिका के साथ साथ उन बड़े अफसरों की वफादारी पर भी है कि कहीं वो विकास दुबे के साथ जुड़े तो नहीं थे, जो सब कुछ जानकर भी आंखें मूंद लिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कानपुर ही नहीं, कोरोना भी चुनौती बना हुआ है। कोरोना के चलते बिगड़े खजाने की सेहत तो सुधारना शुरू हो गई है, लेकिन इस सुधार के बीच कोरोना से हालात खराब होने लगे हैं और रेवेन्यू बढ़ने के साथ ही कोरोना इसकी रफ्तार से मुकाबला भी करने लगा है। बीते 3 महीनों में उत्तर प्रदेश की इन तस्वीरों का सबब उस महामारी से है जिसने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है। इसने न केवल इंसानों पर असर डाला बल्कि सरकार के खजाने को भी खाली कर दिया। लोगों की मदद के साथ ठप पड़ी कारोबारी गतिविधियों के चलते खजाने को भरना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहा। लॉकडाउन के दौर में सरकार की रेवेन्यू की रफ्तार रेंगने लगी, लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो गया। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के शुरू होते ही अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई। यूपी सरकार ने फरवरी महीने में वित्तीय वर्ष 2020-21 का जो बजट पेश किया वो अब तक यूपी के इतिहास का सबसे भारी भरकम बजट था। लगभग 5,12,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट सरकार के लिए एक चुनौती बनने लगा। इस वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीने अप्रैल, मई और जून का रेवेन्यू का टारगेट 41,602 करोड़ रखा गया था, लेकिन कोरोना के चलते अप्रैल में लगभग 2,000 करोड़, मई में 5,000 करोड़ और जून में लगभग 8,848 करोड़ यानी कि कुल 15,716 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई। ये लक्ष्य का केवल 38% ही रहा। अनलॉक के बाद जून महीने में सबसे ज्यादा 8,848 करोड़ रेवेन्यू के तौर पर मिले हैं। ये लक्ष्य 14,447 करोड़ के मुकाबले 61% रहा। इसमें भी सबसे ज्यादा जीएसटी और आबकारी विभाग से मिले टैक्स ने सरकार के खजाने को भरने में मदद की। आबकारी का जून महीने का रेवेन्यू का लक्ष्य तकरीबन 3700 करोड़ का था, जिसमें से लगभग 2500 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है। जो कर और करेत्तर राजस्व में अभी हम बहुत पीछे हैं। जो हमारे खर्चे हैं उसमें इजाफा हुआ है लगभग 10% का, और जहाँ तक आमदनी का सवाल है उसमें 45 और 37% की प्राप्ति है, जो संतोषजनक नहीं कही जा सकती। हमको पूर्व के मुकाबले में इजाफा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर अभी हम काफ़ी पीछे हैं और हम लगातार उसके लिए प्रयत्नशील हैं। हम 8 तारीख को समीक्षा भी करेंगे उसकी।
हालांकि अब इसका दूसरा पहलू देखिए। जिस कोरोना ने रेवेन्यू पर ब्रेक लगाया उससे तो खजाना उबर गया और देर सबेर उबर भी जाएगा, लेकिन कोरोना की रफ्तार बढ़ गई। यूपी में कोरोना की रफ्तार अप्रैल और मई महीने में जिस हिसाब से थी उसमें केवल 8200 केस सामने आए थे, लेकिन जून के महीने में 15,000 केस एकाएक बढ़ गए। 1 जून को पूरे प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 8,361 थे। इसमें 3,109 एक्टिव, 5,030 रिकवर और 222 मौतें थीं। लेकिन 10 जून को ये मामले बढ़कर 11,630 हो गए। इसमें एक्टिव केसों की संख्या 4,338, 6,971 रिकवर और 321 मौतें थीं। फिर 20 जून आते आते मामले 17,135 तक जा पहुंचे। इसमें 6,237 एक्टिव, 10,369 रिकवर और 529 मौतें दर्ज हुई। जून के आखिरी मामले में तकरीबन 3 गुना बढ़ते हुए 23,492 तक संख्या जा पहुंची। इसमें 6,711 एक्टिव केस, जबकि 16,084 रिकवर और 697 मौतें हो चुकी थी। सरकार मानती है कि लोगों की कोरोना को लेकर लापरवाही भारी पड़ रही है। सरकार पूरी शक्ति के साथ इसको रोकना चाहती है, लेकिन सरकारी निर्देश हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। लोग मास्क नहीं बांध रहे हैं, लोग 2 गज दूरी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो जब जिस बात के लिए हम बरसात में निकलते हैं तो रेनकोट पहनते हैं, छाता लगाते हैं। अगर हम रेनकोट और छाता नहीं लगाएंगे तो हम भीगेंगे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे जो सरकार के नियमों को नहीं मान। निश्चित रूप से इन लोगों को ज़्यादा सोचना चाहिए, इनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उन लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे देश का, हमारे प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि विपक्ष अभी भी सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं है। उसका मानना है कि जब सरकार को कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए थी, तब सरकार नमस्ते ट्रंप कर रही थी। जहाँ तक सवाल कोरोना पेशेंट के बढ़ने का है, तो जब देश के सरकारों को कोरोना से लड़ने का इंतजाम करना चाहिए था, तब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वेलकम ट्रंप कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। उसी ट्रंप के माध्यम से सबसे ज़्यादा कोरोना इस देश में आया और आज पूरे देश में ऐसा फैल गया है कि पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया है। तो इसके लिए भी बीजेपी सरकारें जिम्मेदार हैं। जाहिर है कोरोना को लेकर पहले भी सरकार 2 मोर्चों पर लड़ रही थी। सेहत के मोर्चे पर जब मामला संभाला तो खजाने की हालत बिगड़ने लगी। अब खजाने की सेहत सुधरी है तो कोरोना की हालत बिगड़ रही है। ऐसे में संतुलन का कोई नया फॉर्मूला ही सरकार को निकालना होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब